नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले पुलवामा उमर गया था, ये बात निकलकर सामने आई। दिल्ली ब्लास्ट से पहले पुलवामा में अपने घर गया था उमर, ये बात निकलकर सामने आई है। आतंकी उमर के पास 2 मोबाइल फोन थे, ये बात निकलकर भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उमर ने अपना एक फोन भाई को दिया था, ये बात भी निकलकर सामने आई है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे अब तक हुए हैं और ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले पुलवामा उमर गया था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले पुलवामा में अपने घर उमर गया था। हालांकि उमर के घर वालों से पूछताछ जब की गई तो उन्होंने कोई भी ताल्लुकात होने से साफ मना कर दिया था। आतंकी उमर के पास 2 फोन भी थे, 2 मोबाइल फोन वो यूज कर रहा था। ऐसे में उमर ने अपना एक फोन भाई को दिया था, ये बात निकलकर सामने आई है। यानी सीधे तौर पर दिल्ली ब्लास्ट में उमर के घर वालों का नाम भी अब आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहले जो जांच पड़ताल अब तक हुई है, पूछताछ अब तक हुई है, ऐसे में उमर के घर वाले जो है साफ तौर पर इससे किनारा करते हुए नजर आए हैं कि उमर के बारे में हमें कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि किसी ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व था। बस वो काम करता था, वहां पर पैसे वो भिजवा दिया करता था और इससे ज्यादा उन्हें कोई भी जानकारी उमर के बारे में नहीं है, ये घर वालों का साफ कहना था। लेकिन इस बीच जब ये बातें निकलकर सामने आई हैं तो एक सवाल घर वालों पर भी खड़ा हो रहा है, परिवार वालों पर भी खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से तमाम पहलुओं को छिपाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि आतंकी उमर के पास 2 फोन थे और एक फोन उसने अपने भाई को दिया था। ऐसे में अब इस फोन में क्या कुछ है, इस बात को लेकर भी जानकारी आना भी शेष है। और क्या ये फोन पुलिस को मिल गया है, ये जानकारी निकलकर आना भी अभी शेष है। तो कुल मिलाकर तमाम जानकारियां जो है निकलकर सामने आ रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट से पहले पुलवामा उमर गया था, ये बात निकलकर सामने आई। दिल्ली ब्लास्ट से पहले पुलवामा में अपने घर उमर गया था। आतंकी उमर के पास 2 मोबाइल फोन थे, उमर ने अपना एक फोन भाई को दिया था। और ऐसे में अब वो फोन कहाँ है, क्या पुलिस ने वो फोन जब्त कर लिया है, इस बारे में जानकारी आना अभी बाकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उमर ने को लेकर तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का बड़ा दावा सामने आया है। ईडी के रिमांड नोट में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा है अल फलाह ने धोखाधड़ी से 415 करोड़ रुपए कमाए थे, ये बात निकलकर सामने आई। तो कुल मिलाकर अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में अल फलाह ने मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा भी किया है। ईडी की ओर से कहा गया है अल फलाह ने धोखाधड़ी से फीस के रूप में बड़ी रकम वसूली है। तो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां पर यूनिवर्सिटी के आईटीआर में कई चौंकाने वाली बातें जो है निकलकर सामने आई हैं। यूनिवर्सिटी ने करोड़ों की रकम को दान बताकर दिखाया है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की 2018 से 19 में आय 24 करोड़ थी और 2025 यानी 24-25 आते आते ये आय तिगुनी से भी ज्यादा यहाँ पर बड़ी 80 करोड़ लगभग ये पूरी आय हो गई। यानी इससे आप समझिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी किस तरीके से धोखाधड़ी को यहाँ पर अंजाम दे रही थी। यूनिवर्सिटी ने करोड़ों की रकम जो है यहाँ पर वसूली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की 2018 और 19 में आए जो 24 करोड़ थी वो 24-25 तक आते आते 80 करोड़ हो जाती है, जिसके चलते कई बड़े सवाल जो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि शुरुआती जांच में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी पर संदेह जो है लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट मामले में सीधे तार जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अल फलाह हमेशा से इस बात को लेकर किनारा करती रही। इस बात को लेकर जो प्रेस नोट अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया उसमें भी ये बात कही गई थी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की कोई भी लेबोरेटरी जो है किसी भी तरीके से किसी भी आतंकवादी में लिप्त नहीं है। यहाँ की तमाम जो लेबोरेटरीज हैं वो महज यहाँ के डॉक्टर्स के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऐसे में अब जो लगातार जानकारियां निकल रही हैं, चौंकाने वाली ये जानकारी है खासकर अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, जहां पर यूनिवर्सिटी ने करोड़ों की रकम को दान बताकर दिखाया है। यानी आईटीआर में जो ये बड़े खुलासे हुए हैं, इसके मद्देनजर अब पता लगाया जाएगा कहां से पैसा आया था और किन मंसूबों के लिए पैसा जो है यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी को भेजा गया था। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि
डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन को महीनों महीनों की छुट्टियां दे दिया करती थी बिना किसी जवाबदेही के, बिना किसी पूछताछ के जब वो वापस लौटते थे। एक सोचिए, एक किसी संस्थान में एक साथ 3 डॉक्टर्स को छुट्टी देना एक बड़ी बात होती है। किसी भी आम संस्थान में इस तरीके से छुट्टियां नहीं दी जाती हैं और ऐसे में अगर कोई लेता भी है तो उनके आने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्यों उन्होंने छुट्टियां ली। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर महीनों महीनों की छुट्टियों पर एक साथ चला जाया करते थे और उसके बाद जब वो वापस आते तो कोई सवाल जवाब उनसे नहीं होता था। और ऐसे में अब इसके बाद एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आईटीआर में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। करोड़ों की रकम को दान बताकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से यहां पर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको श्रीनगर लिए चलेंगे जहां पर सीएम भगवंत मान नगर कीर्तन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर सीएम भगवंत मान इस नगर कीर्तन में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम अन्य लोग भी नगर कीर्तन में आपको नजर आ रहे हैं और कार्यक्रम में संयोजक अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान नगर कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए, तमाम अन्य लोग भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में नगर कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और कार्यक्रम में संयोजक अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान शामिल हुए हैं। श्रीनगर में ये खास आयोजन नगर कीर्तन कार्यक्रम का, जहां पर तस्वीरें आप देखिए। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए हैं और इसी के साथ साथ सीएम भगवंत मान भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। श्रीनगर में ये नगर कीर्तन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम सुरक्षा के इंतजामात भी यहाँ पर किए गए हैं। यानी सुरक्षा के मद्देनज़र भी एहतियातन कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। वीआईपी मूवमेंट जब होती है तो इसी तरीके से सुरक्षा को पुख्ता किया जाता है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच नगर कीर्तन कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान और इसी के साथ आम आदमी पार्टी यानी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। बेहद ही विशेष कार्यक्रम नगर कीर्तन जिसमें सीएम भगवंत मान शामिल हुए हैं। मनदीप भाई से पूछना एक बार। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, थोड़ी देर में दिल्ली गैंगस्टर अनमोल पहुंचेगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है और सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी इसका नाम शामिल है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई को देश से निकाला था और ऐसे में अब उससे भारत लाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है गैंगस्टर अनमोल, जिसका नाम कई सारी जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई गैंगस्टर अनमोल, जिससे अब डिपोर्ट किया जा रहा है, भारत इसे लाया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये आरोपी है और इसी के साथ साथ सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में भी इसका नाम जो है सामने आया था। ऐसे में अब जब ये भारत पहुंचेगा तो पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। थोड़ी देर में दिल्ली गैंगस्टर अनमोल जो है वो पहुंचेगा। सिद्धू मूसेवाला बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है अनमोल और सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी अनमोल जो है उसका नाम सामने आया। अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई को देश से निकाला था और ऐसे में अब उसे भारत डिपोर्ट किया जा रहा है।
और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट एनआईए की टीम पहुंची है, जहां अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में एनआईए की ओर से लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में लेने का काम अब किया जाएगा। अनमोल बिश्नोई को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। अमेरिका से भारत अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अनमोल बिश्नोई जिसे भारत डिपोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका से उसे बाहर निकाला गया था, ऐसे में अब उसे भारत जब लाया जा रहा है तो पूछताछ का सिलसिला जो है अब तेज होता हुआ नजर आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट एनआईए की टीम पहुंची है, अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में एनआईए की टीम की ओर से लिया जाएगा। अनमोल बिश्नोई को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, अमेरिका से भारत उसे लाया जा रहा है। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आज सूचना विभाग की बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सिंचाई विभाग की कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक सीएम की ओर से की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और नमामि गंगे पाइप पेयजल योजनाओं की डीपीआर की समीक्षा भी सीएम की ओर से की जाएगी। लगभग 11:20 पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में शामिल होंगे, जहां पर थोड़ी देर में सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। कानपुर, मेरठ, मथुरा और वृंदावन की योजनाओं पर यहां पर चर्चा होगी, किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। और 11:20 पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक ये होने वाली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर, मेरठ, मथुरा और वृंदावन की योजनाओं पर चर्चा यहां पर होगी। और लखनऊ से बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज सूचना विभाग की बैठक करने वाले हैं। सिंचाई विभाग की कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक सीएम की ओर से की जाएगी। तमाम विभागों के आला अफसर अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। और थोड़ी देर में सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। नमामि गंगे पाइप पेयजल योजनाओं की डीपीआर की समीक्षा भी सीएम की ओर से यहां पर की जाएगी। 11:20 पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक यहां पर होगी। कानपुर, मेरठ, मथुरा और वृंदावन की योजनाओं पर चर्चा होगी। और इस बीच एक आगे बढ़ेंगे, जहां पर कोरिया जिले की सोनहत तहसील के ओराव पारा गांव में सड़क निर्माण की बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कांग्रेस सरकार के समय इस गांव तक पहुंचने के लिए सीसी सड़क बनाने की मंजूरी दी गई थी, भूमि पूजन भी किया गया और निर्माण सामग्री यहां पर गिरा दी गई, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। बारिश में गाँव पूरी तरह से कट जाता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों की तुरंत मांग की है। 3 साल के बाद भी यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य जो है शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों की ओर से लगातार इसको लेकर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो लगातार समस्या जो है ग्रामीणों के सामने बनी हुई है। सड़क निर्माण और विकास कार्यों की मांग जो है लगातार की जा रही है, क्योंकि 3 साल पहले जब इसका भूमि पूजन हुआ, कार्य शुरू हुआ, तो लोगों को लगा कि सड़क का निर्माण यहाँ पर होगा, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर हाल जो है जस के तस हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर बारिश होती है तो गांव पूरी तरह से कट जाता है, यानी आप समझिए कि भारी समस्याओं का सामना कनेक्टिविटी को लेकर खासकर लोगों को करना पड़ रहा है। और इसी के चलते अब लोगों में गुस्सा भी है, इस बात को लेकर निराशा भी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। रविचंद्र है। मैं ग्राम पंचायत सोनहत उरावपरा मोहल्ला का हूँ और हमारे मोहल्ला में यही दिक्कत है कि आने जाने की सुविधा नहीं है। सड़क भी है पर उसमें बरसात के समय बहुत सारा कीचड़ होता है और विद्यार्थियों को भी आने जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि अचानक कोई किसी का भी तबीयत खराब हो जाए तो उसमें एम्बुलेंस आने में असुविधा होती है, सुविधा होबे नहीं कर पाती है। हम लोग सोनहत उरावपारा से हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग पास ये रोड का ही ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि बच्चे लोग छोटे छोटे हैं और रोड तो यहाँ पास बना नहीं है। बरसात समय बहुत परेशानी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है और बहुत कीचड़ होता है। और क्या बोलते हैं, तबीयत खराब किसी का हो जाता है तो यहाँ से
2 टांग के ले जाना पड़ता है, जहाँ पास रोड है वहाँ पास। यहाँ तो एम्बुलेंस तो आ भी नहीं करता है, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत कीचड़ होता है। मैं मेरे घरवाली को लिया था सोनहत हॉस्पिटल में, डिलीवरी हुई। मैं वहाँ से अपनी घरवाली और बच्चे को लेके आया घर। इतना दिक्कत, बहुत भारी दिक्कत है मेरे को। तो यहाँ मेन रोड से मैं लेके आया घर। बताइए कैसे लेके आए? गोदी में लेके आया वहाँ से। तो कितना दूरी आप देख रहे हैं, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूरी है। बस इसी को मेरे को जानकारी भी है ना। सरपंच सचिव से भी पूछा था मैं कि सर भूमि पूजन हुआ है तो क्यों नहीं बन रहा है, हैं? बोले कि नहीं बनेगा है। लास्ट में पूरा मटेरियल उठा के ले गए। के माध्यम से बात मेरे संज्ञान में भी लाई गई है। जो आपकी शिकायतें हैं उस पर जांच दल गठन किया जाएगा और पहले मैं ये देख लूं कि वहां पे क्या होना चाहिए था और उसके एवज में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। 17 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है और यूपीपीआरपीबी ने वेबसाइट पर आवेदन लिंक जारी किया है। आवेदन से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पुरुष और महिला दोनों इसमें आवेदन अब कर सकेंगे और ऐसे में चयन के बाद जिलावार मेरिट सूची जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपने जिले के रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे और अब तक ओटीआर में 1 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। समस्या समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और ये नंबर भी हम आपको बता दें 1800911005 ये हेल्पलाइन नंबर जो कि जारी किया गया है और अब तक ओटीआर में 1 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं समस्या समाधान के लिए। कोई भी समस्या अगर किसी को आती है आवेदक को तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर वो समस्याओं को साझा कर सकता है। 1800911005 ये हेल्पलाइन नंबर। बढ़ेंगे आगे। एटा के सकीट थाना क्षेत्र के मंसू नगर में 19 वर्षीय युवती का शव नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे और सीओ कृतिका सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। शुरुआती जानकारी में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी। थाना सकीट पुलिस डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़े आगे। मथुरा में सफाई और आरडीएफ निस्तारण के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। नगर निगम ने आरडीएफ डंपिंग साइट का सर्वे कराने के लिए एक ट्रस्ट को कंपनी दिखा दिया। आपको बता दें कि दयाचरण एंड कंपनी को आरडीएफ यानी कि खतरनाक कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए चुना गया था, टेंडर दिया गया था, लेकिन कचरे का सुरक्षित निस्तारण करने की जगह इस कचरे को मथुरा के कई इलाकों में खुले में डंप कर दिया गया, यानी खुले में से फेंक दिया गया। वहीं इस मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी अभी नहीं है। इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया गया है। इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसका संज्ञान लेकर और इसमें जो भी है मैं जानकारी पता कर लेता हूं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और शीघ्र ही मतलब इसमें जो भी नियम से कार्रवाई होगी वो भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे समस्याएं तो बहुत जटिल समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपने देखा होगा कि इससे दुर्गंध आती है, जहाँ तक आवाज़ आती है वहाँ तक दुर्गंध आती है, कई किलोमीटर तक दुर्गंध आती है, जिससे कैंसर, दमा, अस्थमा ऐसी कई लाइलाज बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे यहाँ लोगों का जीवन बहुत नरक बना हुआ है। ये खत्ता जल्दी से जल्दी यहाँ से हटे। शासन प्रशासन अपनी अनुशंसा करके इसको जल्द से जल्द हटाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आके इसमें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ लोगों का जनजीवन व्यथित हो रहा है और हाल बेहाल हो रहा है ब्रज की नगरी में, तो लोग वह कोस रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ।